सो वेलकम बैक टू द वैल्यूएशन सेक्शन। हमने इक्विटी वाला पूरा सेक्शन कवर कर लिया था हमारा, जो हमारे इक्विटी के अंदर जितने मॉडल्स कवर थे, कैश बेस्ड वैल्यूएशन, डीसीएफ वैल्यूएशन, इनकम बेस्ड वैल्यूएशन, उसमें अर्निंग यील्ड, डिविडेंड यील्ड और प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड हमने यूज किया था। सर कमिंग बैक टू द नाउ डेट पार्ट, डेट की वैल्यूएशन किस तरह होगी? वैक के अंदर हमने क्या किया था, हमने डिफरेंट डेट की टाइप्स की डिफरेंट कॉस्ट निकाली थी। अब वैल्यूएशन के अंदर हम उस डेट की मार्केट वैल्यूज कंप्यूट करेंगे। इसका मतलब सर हमें हर जगह पे क्या दिया होगा, हमें हर जगह पे डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट दी भी होगी, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सर डेट पे आने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस बिटवीन आर एंड केडी। यू नो ऑल केडी व्हाट इज, ठीक है ना। कॉस्ट केडी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। सर हम जो वैक पढ़ रहे थे ना, तो हमारे लिए केडी कंपनी के लिए क्या था, वैक में कंपनी पर्सपेक्टिव से हम देख रहे थे। वैक में हम हर चीज क्या देख रहे थे, कंपनी की कॉस्ट है, कंपनी का केडी है, कंपनी की जो भी इक्विटी रिटर्न वगैरह है, तो वो कंपनी के लिए कॉस्ट थी जो अकॉर्डिंगली क्या हो रहा था, वैक में जाके बिल्ड हो रही थी। अब यहाँ पे मैं वैल्यूएशन साइड पे देख रहा हूँ, मैं वैल्यूएशन साइड पे देख रहा हूँ, मैं एज अ इन्वेस्टर देख रहा हूँ, एज अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे कंपनी एक्वायर करनी थी, तो मैंने एज अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव देखा कि मुझे पैसा लगाना, तो उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। अब इक्विटी केस में तो मैंने देख दिया। अब बैंक है, ठीक है ना, बैंक एक बॉन्ड खरीदना चाह रहा है, ठीक है, बैंक एक डेट दे रहा है, तो डेट के केस में कौन इन्वॉल्व होता है, सर बैंक इन्वॉल्व होता है, सामने बोला। तो बैंक एक इन्वेस्टर है, यहाँ पे बैंक उस डेट का इन्वेस्टर है, तो वो क्या करेगा सर, वो एज अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव अब उस बॉन्ड को देखेगा। लेकिन जब मैं एज अ कंपनी उस डेट को देख रहा था, तो मैं उस डेट की कॉस्ट को देख रहा था, केडी को देख रहा था, और उस केडी के जो इंटरेस्ट था वो क्या करता था, वो सर टैक्स के रिलीफ को अट्रैक्ट कर देता था। तो उससे मेरी क्या होती थी सर, नेट कॉस्ट मेरी गिर जाती थी, मेरी नेट कॉस्ट क्या होती थी, कम हो जाती थी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो था वो टैक्स अलाउबल एक्सपेंस था। लेकिन कमिंग ऑन द अदर हैंड, ठीक है, ऑन द अदर हैंड अब सामने खड़ा हुआ है बैंक, एज अ इन्वेस्टर खड़ा हुआ है, उस डेट को देख रहा है, जो डेट कूपन दे रहा है, रिडेम्पशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है उसमें। अब वो उसके लिए सर वो केडी आफ्टर टैक्स नहीं है, उसके लिए वो केडी आफ्टर टैक्स नहीं है, क्योंकि सर वो केडी जो है ना, वो कंपनी के लिए आफ्टर टैक्स इसलिए था, कंपनी के लिए वो एज ए एक्सपेंस था, इंटरेस्ट कंपनी के लिए वो एज ए एक्सपेंस था, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट एज अ टैक्स अलाउबल एक्सपेंस, तो वो केडी को आफ्टर टैक्स कर लेता था। लेकिन बैंक के लिए तो एक रिटर्न है, एक रिटर्न है, जो केडी है वो टेक्निकली अब केडी कन्वर्ट होकर क्या हो गया, सिर्फ आर हो गया, वो केडी कन्वर्ट होकर बैंक के लिए आर बन गया। तो बैंक के लिए क्या है, बैंक के लिए एक रिटर्न, एक इनकम है, डेफिनेटली जब वो इन्वेस्ट करेगा उस डेट के अंदर, तो वो एक रिटर्न डिमांड करेगा, विच रिटर्न इज कॉल्ड नाउ आर, उसको हम डिनोमिनेट करेंगे आर से, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव के लिए। सर उन दोनों में फर्क क्या है, सर उसमें फर्क ये था कि उस पर इंटरेस्ट अलाउबल था, क्योंकि वो एक्सपेंस की नेचर का था, ये इनकम की नेचर का है, तो इस पे इंटरेस्ट अलाउबल, इस पे टैक्स अलाउबल थोड़ी होगा, उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन वो टैक्स की जो डिस्कशन है ना, वो सेपरेट है बैंक के लिए। बैंक एज अ इन्वेस्टर उसको वो देख रहा है कि मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, बैंक ये नहीं सोच रहा इस रिटर्न में से टैक्स कितना चला जाएगा, ठीक है ना। बैंक ये बैठ के नहीं सोच रहा, बैंक ये देख रहा है कि मेरा रिटर्न कितना होगा, मेरा ओवरऑल ग्रॉस रिटर्न कितना होगा। तो सर इसका मतलब केडी इज नॉट इक्वल टू आर, केडी में आफ्टर टैक्स इन्वॉल्व था, केडी को हम हमेशा आफ्टर टैक्स कहते थे, और आर जो है ना वो हमेशा बिफोर टैक्स है। इसका मतलब केडी बिफोर टैक्स है। आप आर जब भी अब आपके पास आएगा वैल्यूएशन के अंदर, तो वैल्यूएशन के अंदर आर का मतलब है कि बैंक का रिटर्न है, ये बिफोर टैक्स है, ये केडी बिफोर टैक्स है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सर मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कंपनी है जो बॉन्ड इशू कर रही है, ठीक है, किसको इशू कर रही है, बैंक को इशू कर रही है डेफिनेटली, और बैंक क्या कर रहा है, इन रिटर्न लोन दे रहा है, और लोन दे रहा है 10% रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे। अब एज अ बैंक, एज अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, बैंक यहाँ पे कौन है सर, बैंक यहाँ पे अब इन्वेस्टर है। वो क्या कर रहा है, इसकी डेट की वैल्यूएशन चेक कर रहा है ना, वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं ना, वो इसकी वैल्यूएशन चेक कर रहा है। इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से हमें देखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, और उसके अंदर डिफरेंस क्या है एज कम्पेयर टू बैंक। अब सर इन्वेस्टर बैंक क्या देख रहा है, बैंक देख रहा है कि यार एक बॉन्ड है, ठीक है ना, उस पर मुझे 10% का रिटर्न मिल रहा है, 10% जो मैं चार्ज कर रहा हूँ उस पर बॉन्ड लेके। तो कंपनी के लिए क्या होगी, वर्किंग कंपनी जब भी लोन लेगी, डेट इशू करके, बॉन्ड इशू करके जब लोन लेगी, तो सर कंपनी ने 100 रुपए का लोन लिया, ठीक है, 10% का इसको लगा इंटरेस्ट, इस पे 100 रुपए का लोन है, ठीक है, दिस इज 100 रुपीज लोन, ये 100 रुपए का लोन, ठीक है। अब कंपनी ने जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाया साल के एंड पे, तो कंपनी को बताया कि हमने बैंक से 100 रुपए का लोन लिया, 100 रुपए में 10% का इंटरेस्ट लगा, तो बैंक ने क्या, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 10 रुपए का इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लिया, कंपनी ने 10% का इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लिया अपने पास, 100 into 10%, 10%। लेकिन जब जैसे ही 10 को रिकॉर्ड किया, तो आपको पता है कि टैक्स इंटरेस्ट जो है वो टैक्स अलाउबल एक्सपेंस है। टैक्स फॉलो ने क्या किया, इस पे फॉरन बेनिफिट दे दिया, बेनिफिट दिया, तो किस पे दिया, 10 रुपए का आपने रिकॉर्ड किया, 30% हमारी तरफ से लेने हैं। आप क्या करें सर, 30% हमारी तरफ से लेना, 10 into 30,
तो हुआ क्या सर 30%, तो इससे ये हुआ कि 3 रुपए की आपको उस पीएनएल के अंदर एक्सपेंस साइड पे, एक्सपेंस सारा खर्चा तो माइनस में लिखा मैंने, और 3 रुपए की आपको सेविंग मिल गई टैक्स की तरफ से। तो टेक्निकली सर मेरे इंटरेस्ट के साथ जो एसोसिएटेड बेनिफिट था ना वो मैंने ऐड कर दिया, तो नेट इंटरेस्ट कितना बन गया मेरे पास 7 का। ये नेट कॉस्ट है, इसलिए मैं इसको कहता था केडी आफ्टर टैक्स। कॉस्ट ऑफ डेट थी ना मेरे, मुझे देना पड़ता था डेट के अगेंस्ट, तो इसको मैं कहता था केडी आफ्टर टैक्स, जो मैं वैक के अंदर यूज करता था। फाइन, वो डिस्कशन मेरा वैलिड था। सर वैल्यूएशन के अंदर आगे इसमें ऐसा क्या चेंज हो गया? वैल्यूएशन के अंदर आगे यही जो केडी है ना, ये जो 10% है सर, ये तो बैंक एक ओवरऑल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देख रहा है कि मुझे इस डेट में इन्वेस्ट करने के बाद 10% का रिटर्न मिल रहा है। उसके लिए इस वक्त टैक्स इरेलीवेंट है बैंक के लिए। बैंक के लिए टैक्स इरेलीवेंट है क्योंकि बैंक की ये इनकम है, वो आपके लिए कॉस्ट थी। उसके लिए आपके लिए रेलेवेंट इसलिए था कि आपके लिए कॉस्ट थी, वो टैक्स अलाउबल कॉस्ट थी। अब बैंक के लिए तो इनकम है, तो बैंक की टैक्सेशन तो सेपरेटली होती है। इस वक्त बैंक टैक्स को नहीं देख रहा, बैंक अपने ओवरऑल रिटर्न को देख रहा है। तो बैंक जब अपना बुक्स बनाएगा, बैंक क्या करेगा, बैंक के लिए इनकम होगी 10 रुपए की, जो उसके लिए कॉस्ट थी। 100 into 10 बैंक ने कैलकुलेट किया, 10 रुपए बैंक को मिलेगा। ये बैंक का रिटर्न, ठीक है। इस रिटर्न को मैं आर से डिनोमिनेट करूंगा इन केस ऑफ वैल्यूएशन, और ये बिफोर टैक्स है, इसमें कोई टैक्स का इंपैक्ट नहीं है। टैक्स इज अ सेपरेट डिस्कशन फॉर द बैंक। तो सर ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। केडी इज नॉट इक्वल टू आर। क्यों सर? इसमें टैक्स का इंपैक्ट लगा हुआ है केडी के अंदर, और आर के अंदर टैक्स का इंपैक्ट नहीं है। हमें एज अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव देखना है कि एक डेट की वैल्यूएशन बैंक देख रहा है कि मुझे इसमें से कितना बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है कि वैल्यूएशन क्या होती है कि फ्यूचर बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर बेनिफिट क्या देख रहा है, वो इन टर्म्स ऑफ आर देख रहा है कि मुझे 10% का रिटर्न मिलेगा। अभी इसमें कोई टैक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो आपको यही एक डिफरेंस अलाइन रखना है हमेशा कि जो आपका केडी जो वैक में होता है वो आफ्टर टैक्स होता है, वो कंपनी के पर्सपेक्टिव से होता है, और जो आपका वैल्यूएशन के अंदर डेट का जो इन्वेस्टर होता है, जो बैंक का इन्वेस्टर होता है, उसका रिटर्न आर होता है, और वो बिफोर टैक्स होता है। सर इसी चीज को लेकर इलस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है। इररिडीमेबल डेट जो कभी भी रिडीम नहीं होगा, सिंपल। तो सर वैक में हम क्या करते थे, वैक में हमारा सिंपल एक फॉर्मूला होता था। वैक में हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला होता था, केडी आफ्टर टैक्स होता था, और इंटरेस्ट को हम टैक्स माइनस करते थे, मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड हमारी दी हुई होती थी, हम केडी निकालते थे। वैक में हम ये करते थे, पर बॉन्ड दी हुई थी, ये फॉर्मूला था। अब सर इस फॉर्मूले को मैं कर रहा हूँ रीअरेंज, कंसिडरिंग ऑल द डिस्कशन जो भी हमने किया इन माइंड, किस तरह रीअरेंज कर रहा हूँ मैं इसको रीअरेंज कैसे कर रहा हूँ सर? मैंने क्या किया, मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आ गया, इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। सर वहां मैं इंटरेस्ट को टैक्स से नेट ऑफ करता था, यहां मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इस अब ये इंटरेस्ट जो नहीं, ये बैंक के लिए इनकम बन गई, ये बैंक के लिए कॉस्ट नहीं है। तो ये इनकम है, तो इनकम तो ओवरऑल ऑल द टाइम आएगी। तो अब ये इंटरेस्ट जो है ना, ये टैक्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहां ये एक्सपेंस था, वहां ये एक्सपेंस था कंपनी के लिए, और यहां बैंक के लिए इनकम है। तो सर ये फर्क है। अब इसको मैं 1 - t नहीं कर रहा, मैं इसको क्रॉस लेवल पे रख रहा हूं और डिवाइड कर रहा हूं किससे सर? आर से, विच इज द रिटर्न ऑफ द बैंक। आर से डिवाइड कर रहा हूं, विच इज क्या है, ये क्या है, बिफोर टैक्स केडी है। बिफोर टैक्स केडी इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं, बैंक एज अ इन्वेस्टर देख रहा है यहाँ पे। तो सर इलस्ट्रेशन देखते हैं इसकी, मैंने रीअरेंज करके सिंपल फॉर्मूला हो गया, इसमें टैक्स का इंपैक्ट हटा दिया हमने। सर इसकी इलस्ट्रेशन क्या है, सिंपल। कूपन रेट दिया हुआ है 10%, आपको पता है कूपन रेट किस पे लगता है, नॉमिनल वैल्यू पे लगता है। आर दिया हुआ है 8%, आर का मतलब है कि बैंक का रिटर्न, ठीक है, और मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड निकालनी है। सिंपल सा फॉर्मूला है। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10%, तो सर 100 × 10 कर दूंगा मैं, क्योंकि ये हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे अप्लाई होता है कूपन रेट, और आपको ये दिया हुआ है 0.08। तो यू विल गेट द मार्केट वैल्यू हियर 125 पर बॉन्ड। अब ये वैल्यू कौन देख रहा है, इस वैल्यू का यूजर कौन है? इस वैल्यू का यूजर बैंक है। तो बैंक ने अपने रिटर्न को ग्रॉस लेवल पे देखा, उसकी टैक्स कुछ चीजों को नेट नहीं किया। तो दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला हैज बीन रीअरेंज्ड विद द डिफरेंस ऑफ जस्ट एक्सक्लूडेड द टैक्स इंपैक्ट। हमने सिर्फ टैक्स के इंपैक्ट निकाल लिया, फॉर्मूला रीअरेंज कर लिया। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि डेट के केस में वैल्यूएशन साइड पे आपको जो केडी होता है वो आर में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या होता है, बिफोर टैक्स होता है। उसकी वजह है कि बैंक एज इन्वेस्टर, बैंक एज अ रिटर्न देख रहा है, बैंक की इनकम देख रहा है, वो कॉस्ट नहीं है बैंक के लिए। तो सर हमने ये देख लिया डेट की टाइप में, हमने सबसे पहले कवर कर लिया इररिडीमेबल डेट। इररिडीमेबल डेट के अंदर वैल्यूएशन किस तरह की भी होती है, ठीक है, और वैक के अंदर किस तरह की चीजें होती है। अब सर रिडीमेबल डेट की तरफ आते हैं। रिडीमेबल डेट में हम वैक में क्या करते थे सर, हम केडी का आईआरआर निकालते थे। केडी निकालना होता है ना, कॉस्ट निकालनी होती थी वैक के अंदर, तो हम क्या करते थे, हम इसका निकालते थे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उसको यूज करते थे वैक के अंदर। तो यही चीज लिखी हुई है वैक के अंदर, हम केडी का निकालते थे आईआरआर फॉर द पर्पज ऑफ रिडीमेबल डेट, जो रिडीम होगा कुछ टाइम बाद। अब सर इसकी थंब लाइन क्या है वैल्यूएशन के अंदर, रिडीमेबल डेट है ना। वैल्यूएशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था उस बेसिक एग्जांपल के अंदर, जो जूस सैलड की एग्जांपल थी, कि इसमें छुपे हुए फ्यूचर बेनिफिट्स कितने हैं।
उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो, वो उसकी वैल्यू है। तो सर एक रिडीमेबल डेट है, एक बैंक उस डेट को देख रहा है, ठीक है ना, उस एज ए इन्वेस्टर परस्पेक्टिव उसको वो एनालाइज कर रहा है, तो वो ये देखेगा मार्केट वैल्यू क्या है इस बॉन्ड की। सर मार्केट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट, इस बॉन्ड से आने वाले फ्यूचर इंटरेस्ट, फ्यूचर बेनिफिट्स एंड रिडेम्पशन अमाउंट, और रिडेम्पशन अमाउंट। तो इसका मतलब सर फ्यूचर के बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू ले ली और वही इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू है। जस्ट सेम लाइक एग्जांपल ऑफ द जूस सेलर, कि कितने जूसेस बेचूंगा, क्या फ्यूचर बेनिफिट्स आएंगे, उसने उस बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू ले ली और वही उसकी वैल्यू थी। इस बॉन्ड की भी एग्जैक्टली सेम वैल्यू है कि फ्यूचर बेनिफिट दो तरह के, एक तो इंटरेस्ट कूपन मिलेगा आपको और प्लस आपको रिडेम्पशन अमाउंट मिलेगी। अब बैंक के लिए जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इनकम है, तो इस इनकम को मैं आफ्टर टैक्स नहीं करूंगा। मैं कंपनी के लिए जब वैक निकाल रहा था तो मेरे लिए वो इंटरेस्ट एक्सपेंस था, वो कॉस्ट थी, उसको मैं 1 - T करता था अपनी वर्किंग के अंदर। लेकिन यहाँ मैं एज अ इन्वेस्टर, एज अ बैंक का पर्सपेक्टिव लेके चल रहा हूँ, तो ये मेरे लिए ग्रॉस रिटर्न है, उस ग्रॉस रिटर्न को मैं टैक्स का इम्पैक्ट या टैक्स की कोई इसमें एक्सपेंस नहीं लूंगा। इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं किस तरह। सर ये इलस्ट्रेशन एक डेटा दिया हुआ है, सिंपल सा डेटा क्या दिया हुआ है, कूपन रेट दिया हुआ है 12%, टैक्स रेट 30% दिया हुआ है, मेच्योरिटी 2 साल की है, मार्केट वैल्यू निकालनी है और आर दिया हुआ है विच इज अ बैंक रिटर्न। इसको सॉल्व करते हैं और उसकी मार्केट वैल्यू निकालते हैं किस तरह निकलती है। थंब लाइन क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट, इसका मतलब फ्यूचर के बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हमने, तो निकाल लेते हैं। कैसे निकलेंगे, अब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग कैसे की सर, रिडीमेबल डेट की वैल्यूएशन निकालने के लिए मैंने डायरेक्ट इंटरेस्ट लिखा, मैंने मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड नहीं लिखी, क्योंकि वहां तो मैं वैक के पर्पस के लिए निकालता था। वैक के पर्पस के लिए मैं मार्केट वैल्यू से स्टार्ट करता था कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया, ये रिटर्न मिला, ये रिडेम्पशन हुआ, अब जाके केडी निकलेगा। लेकिन वैल्यूएशन पर्पस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ फ्यूचर बेनिफिट्स को देख रहा हूँ, मुझे चाहिए क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स ओनली। तो मैंने स्टार्ट ही कहां से किया, इंटरेस्ट से, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो खुद मुझे निकालना है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, इंटरेस्ट आया और रिडेम्पशन, ये इस बॉन्ड से फ्यूचर में ये चीजें मिलेंगी। तो इंटरेस्ट सर कितना है, इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल तक, 2 साल का बॉन्ड है और 2 साल बाद रिडेम्पशन मिलेगा। अब 12% है, इसका मतलब 100 × 12 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, पार पे रिडीम हो जाएगा। सर इस 12 को मैं जो है ना 1 - 12 × 100 1 - T नहीं करूंगा, इसको मैं टैक्स के इम्पैक्ट के लिए अकाउंट फॉर नहीं करूंगा। क्यों, बैंक अपना रिटर्न देख रहा है ग्रॉस लेवल पे, एज ए इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव देख रहा है, बैंक के लिए कॉस्ट नहीं है, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस था कंपनी के लिए, तो वो टैक्स को अलाउ करता था। तो यहाँ पे 12 कर रहा हूँ मैं, इसको आफ्टर टैक्स नहीं कर रहा, ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर सर, डिस्काउंट किससे करेंगे, बैंक के रिटर्न से डिस्काउंट करेंगे, हमेशा आर से डिस्काउंट किया जाएगा। आर कितना दिया हुआ, 10%, 10%। तो सर इसका डिस्काउंट फैक्टर निकल जाएगा 1.735 और इसका निकल जाएगा 0.826। प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 20.82 और इसकी आ गई 820 82.6। टोटल करें आपकी तो 103.42 पर बॉन्ड, मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड। वैक के अंदर मैं इस वैल्यू को यहां पुट अप करता था इंटरेस्ट से पहले, ताकि मैं इसका केडी निकाल लूं, लेकिन वैल्यूएशन के लिए मैं सिर्फ फ्यूचर बेनिफिट्स को प्लॉट करूंगा और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा यूजिंग आर रेट, जो बैंक का रिटर्न। तो उसकी डिस्काउंटिंग में करूंगा तो सर मेरे पास क्या आ गया, मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड आ गई, मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड आ गई, विच इज मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड। वैल्यूएशन के अंदर मैंने बैंक ने अपने क्या किया, बैंक ने उसकी मार्केट वैल्यू निकाल ली कि कितने का है एक्चुअली इस वक्त मार्केट में, इसकी वैल्यूएशन क्या होगी। आई होप दिस इज क्लियर। बस चीजें जो ख्याल रखनी है आपको, वो क्या करना है कि बैंक के लिए हमेशा आर का रिटर्न होता है, उससे डिस्काउंटिंग की जाती है और इसमें कभी भी टैक्स का इम्पैक्ट अकाउंट फॉर नहीं किया जाता। सर इरिडीमेबल डेट हमने देख लिया, रिडीमेबल डेट देख लिया वैल्यूएशन के अंदर। अब तीसरी चीज हमारे पास कन्वर्टेबल डेट की, बैंक में कन्वर्टेबल डेट भी पढ़ा था हमने। तो सर सेम डेटा, सेम प्रिंसिपल, कुछ इसमें नहीं है। अगर आपने रिडीमेबल डेट तमीज से समझ लिया तो आपको कन्वर्टेबल डेट में कुछ नहीं है। इसमें भी सिंपली क्या कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट, फ्यूचर के बेनिफिट्स ले लो, एंड अब इसमें सिर्फ कन्वर्जन है ना, कन्वर्टेबल है, तो उसमें एक सेपरेट एक ऑप्शन डाला हुआ है कि बॉन्ड होल्डर को ऑप्शन है, बैंक को एक ऑप्शन है, इन्वेस्टर को एक ऑप्शन मिल रहा है। इन्वेस्टर को ऑप्शन मिल रहा है कि यार अगर आप चाहो तो रिडीम करा लेना कैश में, या फिर आप कन्वर्ट करा लेना एंड सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर। तो रिडेम्पशन अमाउंट या कन्वर्टेड वैल्यू हायर आप ले लेना, जो हायर है वो अपनी वर्किंग में आप उसको बेनिफिट ऐड कर देना, सिंपल। तो इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो सर सेम डेटा रखते हैं। अब हमने इसमें ऑप्शन क्या लिखा सवाल के अंदर कि 25 शेयर्स है और 3% ग्रोथ रेट है। डेफिनेटली शेयर प्राइस आज 4 रुपए दी हुई है और कितना दिया हुआ है, शेयर प्राइस अभी की कितनी है, 4 रुपीज है आज की, और 3% ग्रोथ रेट है।
इसमें, और मेच्योरिटी कितनी 2 साल की, 2 साल बाद शेयर प्राइस कितनी हो जाएगी, 3-3% ग्रो करके डिफरेंट हो जाएगी। तो मैं देख लूंगा 2 साल बाद मुझे ऑप्शन एक्सरसाइज करना है नहीं करना, लेकिन मुझे इस थंब लाइन को याद रखना पड़ेगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट एंड हायर ऑफ दिस थंब। तो अगेन सेम फॉर्मेट है, ईयर, कैश फ्लो, डीएफ और प्रेजेंट वैल्यू। इंटरेस्ट या तो रिडेम्पशन होगी या कन्वर्जन होगी, ठीक है। 1 से 2 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल पे रिडेम्पशन कन्वर्जन हो जाएगी। सेम डेटा 12, और अब मुझे यहाँ पे वर्किंग करनी पड़ेगी कि मैं क्या करूँ। सर मैं रिडेम्पशन कराऊंगा तो एट पार 100 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और अगर मैं कन्वर्टेड वैल्यू निकालता हूँ, सीवी अपनी कन्वर्टेड वैल्यू निकालता हूँ, तो 25 शेयर्स मिलेंगे मुझे जिनकी आज वैल्यू कितनी है 4 रुपये, और ये 2 साल में 3% से ग्रो होगा। तो इसको मैं अगर 1.03 इंटू 2 कर दूं तो उसकी ग्रोथ कितनी आ जाएगी मेरे पास, और फिर इसकी कन्वर्टेड वैल्यू कितनी बन जाएगी 106.09। तो कन्वर्टेड वैल्यू ज्यादा है, रिडेम्पशन पे अमाउंट ज्यादा है। मेरी थंबनेल मुझे क्या कहती है, हायर ऑफ ले लेना। तो हायर ऑफ सर क्या है, कन्वर्टेड वैल्यू। तो मैं कर लेता हूँ कन्वर्ट इसको अपनी वर्किंग में जाके 106.09। डिस्काउंट फैक्टर अगेन सेम रहेगा 10% आपका, ये आपका हमेशा आर होगा 1.735 और 0.826। प्रेजेंट वैल्यू निकालें 20.82, 87.63, टोटल कितना आ गया 108.45 पर बॉन्ड, मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड आ गई, ठीक है। ये इतना सा इसमें डिफरेंस था, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, मार्केट वैल्यू आपके पास आ गई। अब सर एक चीज आपने नोट की इसके अंदर, जो आपके पास नॉर्मल रिडीमेबल बॉन्ड था सेम डेटा के साथ, सारी इसमें नंबर सेम थे, इंटरेस्ट सेम था, तो आपके पास वैल्यू आ रही थी 103.42, और अब आपने कन्वर्जन का जैसे ऑप्शन दिया ना, वो कन्वर्जन का ऑप्शन इसमें एक्सरसाइज भी हुआ तो वैल्यू 108 हो गई। तो सर इसका मतलब इसकी वैल्यू बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि आपने इस बॉन्ड के अंदर एक फेवर डाली हुई, एक ऑप्शन डाला हुआ है बॉन्ड होल्डर के लिए, फ्यूचर बेनिफिट डाला हुआ है कि अगर तुम चाहो तो रिडेम्पशन नहीं कराओ, हमारी फैमिली का पार्ट बन जाओ, हमारे शेयर होल्डर बन जाओ, हमारे सॉर्ट ऑफ ओनर बन जाओ। तो जब इतना बड़ा बेनिफिट आपने इसके अंदर बिल्ड किया ना, तो डेफिनेटली उस बेनिफिट की भी मार्केट वैल्यू से उसका शेयर प्राइस, उसकी जो मार्केट वैल्यू थी बढ़ गई उस बेनिफिट की वजह से। क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तो 103 का था बॉन्ड, और जब आपने इसके अंदर एक मार्केट, एक अट्रैक्टिव ऑफर डाल दी, एक फेवर डाल दी, एक ऑप्शन दे दिया बॉन्ड होल्डर को कि आप हमारे शेयर होल्डर बन जाना कन्वर्ट करने के बाद, तो सर इस फेवर की वजह से, इस बेनिफिट की वजह से, इस ऑफर की वजह से मार्केट ने इसको क्या किया, मार्केट ने इसको मजीद अप कर दिया, इसकी वैल्यू को 103 से 108 पे कर दिया। तो इसकी वैल्यू बढ़ गई क्योंकि इसमें फ्यूचर का एक और बेनिफिट छुपा हुआ है जो बॉन्ड होल्डर के डिस्क्रिप्शन पे वो एक्सेस करे या ना करे। तो सर आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब कन्वर्टेबल डेट में जो मैंने आपको बात बताई ना कि इसकी मार्केट वैल्यू क्यों बढ़ गई, इसमें एक क्या छुपा हुआ है, इसमें एक बेनिफिट छुपा हुआ है जो बॉन्ड होल्डर की मर्जी पे है कि वो एक्सेस करे या ना करे, इसकी वजह से इसकी वैल्यू ज्यादा आ गई। तो अब सर इसी से कनेक्टेड एक कॉन्सेप्ट है कन्वर्टेबल डेट का। एक चीज को हम कहते हैं फ्लोर वैल्यू पर बॉन्ड, कन्वर्टेबल सिर्फ कन्वर्टेबल बॉन्ड के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। या फिर हम कहेंगे मिनिमम वैल्यू पर बॉन्ड, दोनों एक ही चीज है, या फ्लोर वैल्यू पर बॉन्ड ले लें या मिनिमम वैल्यू पर बॉन्ड ले लें। और दूसरा कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन प्रीमियम, कन्वर्टेबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो फ्लोर वैल्यू पर बॉन्ड क्या है सर? फ्लोर वैल्यू पर बॉन्ड अगर मुझे निकालनी हो, मैं नॉर्मल मार्केट वैल्यू निकालता हूँ कन्वर्टेबल बॉन्ड की, ठीक है। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकालते मैं क्या करता हूँ, मैं फ्यूचर के बेनिफिट्स को रखता हूँ, प्लॉट करता हूँ, इंटरेस्ट को रखता हूँ, रिडेम्पशन को रखता हूँ, और रिडेम्पशन के केस में, कन्वर्टेबल के केस में मैं लिखता हूँ हायर ऑफ कन्वर्टेड वैल्यू और रिडेम्पशन अमाउंट, उसको मैं जाकर प्लॉट करता हूँ, डिस्काउंटिंग करता हूँ, मार्केट वैल्यू आ जाती है फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड। और उसमें मुझे अगर मिनिमम प्राइस निकालनी या फ्लोर प्राइस निकालनी है, तो मेरे प्रोसेस के अंदर सिर्फ इतना सा चेंज आएगा कि मैं जब हायर ऑफ कन्वर्टेड वैल्यू या रिडेम्पशन ले रहा होता हूँ ना, तो उस हायर की जगह मैं कट करके लोअर कर दूंगा, सिंपल, कि इन दोनों में से जो लोअर पोर्शन है वो ले लेना, और फिर जो मार्केट वैल्यू निकल कर आएगी ना, वो आपकी फ्लोर प्राइस होगी, मिनिमम प्राइस होगी। क्यों सर? ये कन्वर्जन ऑप्शन डिस्क्रिप्शन पे है बॉन्ड होल्डर की, जो आज डिसाइड नहीं कर रहा, जो 2 साल बाद देखेगा, कंपनी को देखेगा 2 साल तक कि कितना परफॉर्म करती है, क्या करती है, फिर इसका मूड बना तो उसने ले लिया, अदरवाइज वो कैश लेके चला जाएगा। तो सर इस ऑप्शन की वजह से बॉन्ड जो है ना थोड़ा सा वोलेटाइल है, बॉन्ड की वैल्यू वोलेटाइल है। अब आज वैल्यू मार्केट किस तरह इसको वैल्यू करे, ये सोच के वैल्यू करे कि कन्वर्ट होगा, या ये सोच के वैल्यू करे ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसके अंदर 2 चीजें आ गई। अब अगर ये कन्वर्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें फ्यूचर बेनिफिट ज्यादा इंक्लूड हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये तो एक बेस्ट केस सिनेरियो हो गया ना, बेस्ट केस सिनेरियो हो गया, कन्वर्ट होता है तो उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। हमने कन्वर्जन वाली एग्जांपल देखी कि 108 हो गया।
तो लेकिन लेकिन मिनिमम सिनेरियो क्या है, मिनिमम सिनेरियो क्या है, अगर वो कन्वर्ट नहीं भी करता, वो इंटरेस्टेड भी नहीं है इस बेनिफिट को लेने के लिए, जो बेनिफिट आप देख रहे हो उसके लिए वो बेनिफिट नहीं है, वो नहीं इसको गेज कर रहा। तो सर मिनिमम क्या है, मिनिमम बॉन्ड रिडीम तो होगा ना, मिनिमम बॉन्ड रिडीम तो होगा ना। उसकी मिनिमम आज मार्केट में वर्थ भले 108 ना हो, लेकिन जो 103 की वैल्यू आई थी वो तो होगी ना, रिडीम तो होगा ना, कुछ भी नहीं होगा रिडीम तो हो जाएगा, ये तो होना ही होना है, ये तो कंफर्म फैक्ट है। हाँ, उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो कन्वर्ट कराए ना कराए, इसका मतलब इसमें वॉलेटिलिटी, लेकिन ये बात तो फोर श्योर है कि वो 2 साल बाद रिडीम तो कराएगा कराएगा। तो सर ये तो मिनिमम मिनिमम इवेंट है ना, ये तो होगा ही होगा। तो सर इसी के सीन ये है कि अगर आप जब कन्वर्जन की हायर ऑफ वाली चीज निकालते हैं अपनी वैल्यूएशन के लिए, तो वहां आपने लोअर कर दिया कि यार इन दोनों में से वर्स्ट केस में लोअर वैल्यू तो आएगी आएगी ना, वो तो बेस्ट केस हो गया ना, हायर वैल्यू मुझे मिलेगा कन्वर्ट करके, लेकिन वर्स्ट केस में लोअर वैल्यू तो देगा ही देगा ना। तो अगर मुझे उसकी फ्लोर वैल्यू निकालनी है, मुझे आज बैठ के इसका वर्स्ट केस कैलकुलेट करना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, हायर की जगह लोअर कर दूंगा, बोलूंगा भाई अगर वो इंटरेस्ट हो ना हो लेकिन कम से कम रिडीम तो कराएगा, तो वो तो बेनिफिट उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। तो मुझे मिनिमम वर्थ इसकी देखनी होगी ना, मिनिमम वर्थ, तो मैं लोअर पॉइंट पे चले जाऊंगा। लोअर पॉइंट का मतलब मैं कन्वर्जन नहीं कराऊंगा, लोअर पॉइंट। ठीक है, इस एग्जांपल के अंदर क्या होगा, अगर मैं इस एग्जांपल के अंदर जो मैं हायर वाला कॉन्सेप्ट लेके जा रहा हूँ आपके पास, जो मैंने ये लाइन लिखी हुई थी कि हायर ऑफ रिडेम्पशन और कन्वर्टेड वैल्यू, तो सर अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को मैं यहां लेके आ रहा हूँ, और यहाँ फ्लोर वैल्यू कैसे निकलेगी सर, इसको मैं कर दूंगा लोअर ऑफ रिडेम्पशन और कन्वर्टेड वैल्यू। क्यों, अगर वर्स्ट केस निकालना है, मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, कम से कम औकात निकालनी है इस बॉन्ड की, तो मैं क्या करूंगा, बोलूंगा भाई अगर कन्वर्ट नहीं भी होता, ये फ्यूचर बेनिफिट को यूज नहीं भी करता, तो रिडीम तो करवाएगा ही ना एट इन केस, ये तो फोर श्योर करवाएगा। तो इसकी कम से कम वैल्यू कितनी है आज, कम से कम वैल्यू ये अज्यूम करके करूंगा कि अगर वो रिडीम भी होता है 100% केस के अंदर, तो सर कम से कम वैल्यू इसकी रिडेम्पशन की बेस पे जो वैल्यू आ रही है उसको मैं कहूंगा फ्लोर प्राइस पर बॉन्ड या मिनिमम प्राइस पर बॉन्ड। जो मेरी एग्जांपल के अंदर इस वक्त मैंने जो रिडेम्पशन वाली एग्जांपल दी थी, जिसमें कन्वर्जन नहीं हुई थी, जिसमें हमने 100 को यूज किया था, जिसमें हमने 100 को यूज किया था रिडेम्पशन में, तो सर इसमें प्राइस कितनी आई थी, 103.42। तो दिस इज द मिनिमम प्राइस पर बॉन्ड। इसमें फर्स्ट केस ये है कि अगर ये बेनिफिट मैंने दिया भी और वो बंदा उसका फायदा नहीं उठाता है, उसकी वैल्यू को नहीं करता, तो सर मेरी मिनिमम बॉन्ड की वैल्यू तो ये, दिस इज द फ्लोर प्राइस। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने लोअर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, और लोअर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके मैंने क्या किया, क्योंकि हायर वाला कॉन्सेप्ट था इसके अंदर, तो हायर वाले कॉन्सेप्ट कैसा आ रहा था इसके अंदर कि 100 ले लो या 106 ले लो, तो मैंने क्या किया, 100 इसमें अप्लाई कर दिया, मिनिमम वैल्यू ले ली इसके अंदर, और ये मैंने 103.42 निकाल लिया, जिसकी वजह से मुझे अपनी कन्वर्टेबल बॉन्ड की मिनिमम प्राइस पता चल गई। ठीक है, तो कन्वर्टेबल बॉन्ड की मिनिमम प्राइस क्यों निकाली जाती है, क्योंकि कन्वर्टेबल बॉन्ड में एक ऑप्शन होता है जिसकी वजह से इसकी प्राइस हायर साइड पे भी हो सकती है अगर वो बॉन्ड होल्डर अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर ले। लेकिन अगर वो ना करे, वर्स्ट केस के अंदर उसकी वैल्यू को ना करे, तो मिनिमम उसका फिर ये भी देखा जाता है कि अगर वो नहीं करेगा तो वर्स्ट केस में उसकी मिनिमम प्राइस क्या होगी। ये सिर्फ और सिर्फ कन्वर्टेबल बॉन्ड के लिए होता है, क्योंकि उसमें एक आपने दूसरी साइड डी भी होती है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो उसकी मिनिमम वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी थंब लाइन के अंदर जाके हायर की जगह लोअर कर देता हूँ और अपनी वर्किंग कर लेता हूँ, तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिल जाती है, सिंपल। अब सर मिनिमम वैल्यू मिल गई आपको, तो इसका मतलब जो कन्वर्टेबल बॉन्ड की एक बेस्ट केस सिनेरियो था उसका, जो 108 की वैल्यू आ रही थी, इसका मतलब सर 108 की वैल्यू पे वो ऑप्शन इंक्लूडेड था हायर वाला, कि बंदा इसको एक्सरसाइज कर लेगा। मैंने अपने एग्जांपल के अंदर भी 106 लिया, 100 की जगह पे यहाँ पे मैंने क्या किया, 106 लिया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इंक्लूडेड था, इसकी वजह से इसकी वैल्यू 108 आ रही है। अब तो इसका मतलब ये कि सर इसमें से अगर मैं अपनी मिनिमम वैल्यू जो है, इसमें से 108.45 में से अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि इसमें जो कन्वर्जन का ऑप्शन है, जो कन्वर्जन का बेनिफिट इसमें लगा हुआ है, जो इसमें बिल्ड हुआ है, अगर मैं कन्वर्जन का ऑप्शन निकालना चाहूँ आज की तारीख में, मतलब इन टर्म्स ऑफ टू बी वेरी स्पेसिफिक, कन्वर्जन प्रीमियम क्या है, क्योंकि इसमें कन्वर्जन का बेनिफिट शामिल है ना 108.5 में। तो अगर मैं कन्वर्जन प्रीमियम आज निकालना चाहूँ कि इसमें से कन्वर्जन प्रीमियम निकाल के मुझे बताओ अब इसकी वैल्यू कितनी है, तो सर सिंपल कुछ नहीं करना मुझे, कन्वर्जन प्रीमियम मुझे क्या करना है कि करंट कन्वर्जन करूंगा कि कोई बंदा अगर आज आके इसको करंट कन्वर्जन करा ले आज आके, जबकि कन्वर्जन आज हो नहीं, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई बंदा आज आके इस बॉन्ड के अगेंस्ट 25 शेयर्स ले जाता है, तो इस बॉन्ड के अंदर टेक्निकली क्या रह जाएगा, वो जो अमाउंट उसके अंदर रह जाएगा, वो जो बॉन्ड में जो वैल्यू रह जाएगी, जो रिटेन हो जाएगी इसके अंदर, सर वो एक कन्वर्जन प्रीमियम है जो इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू में इंक्लूडेड है। लेकिन वो कब मिलेगा आपको, 2 साल बाद मिलेगा। लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं इसको आज
मैं इसको आज कन्वर्ट कराने जाता हूँ। तो कन्वर्जन प्रीमियम से कैसे निकलता है, CP इज इक्वल्स टू जो भी मार्केट वैल्यू कन्वर्टेबल बॉन्ड की चल रही है, कन्वर्टेबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू, अब वो जो भी हायर पे आए, एक्स पे भी है, जो भी आपको अकॉर्डिंगली चल, आपने क्या किया, सिंपल मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड निकाली कन्वर्टेबल बॉन्ड की, ये भी कन्वर्टेबल बॉन्ड के लिए कन्वर्जन प्रीमियम, इसमें से आपने लेस कर दिया करंट कन्वर्जन, करंट कन्वर्जन कि आज अगर कोई बंदा आता है कन्वर्ट कराने के लिए इस बॉन्ड को, तो अगर मैं उसको दे भी दूं इस मार्केट वैल्यू से, वो सारा पोर्शन निकाल दूं करंट कन्वर्जन का, तो उसमें से जो बचेगा उसको हम कहेंगे कन्वर्जन प्रीमियम, CP कन्वर्जन प्रीमियम। तो आज कितनी है वैल्यू सर, 108.45 मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड, माइनस करूंगा, अज्यूम कर रहा हूं कि ये सारी कन्वर्जन आज हो जाती है, तो कितना इसमें से निकल जाएगा, कितनी वैल्यू निकल जाएगी इसमें से सर, 25 शेयर है, 4 रुपीज प्राइस है, ठीक है, तो कितने हो गए, कितनी वैल्यू बन गई, 100 रुपए। तो कन्वर्जन प्रीमियम कितना रह गया सर आपके पास, 8.45 पर बॉन्ड। इस वैल्यू के अंदर, इस कन्वर्टेबल वैल्यू के अंदर कन्वर्जन प्रीमियम कितना है, ये क्यों देखा जाता है, ये क्यों निकाला जाता है, ताकि किसी बंदे को अगर कन्वर्ट नहीं भी कराना तो वो उसकी वैल्यू को सेपरेटली एक्सेस कर ले कि यार ये कन्वर्टेबल बॉन्ड है, डेफिनेटली इसमें एक फेवर अटैच है जिसका बेनिफिट इसकी प्राइस में इंक्लूडेड है। अब एक बंदे को जिसको उसको विदाउट बेनिफिट देखना है, उसकी इसको एक्चुअल वर्थ पे देखना है बॉन्ड की, कि बॉन्ड एक्चुअली कितना परफॉर्म कर रहा है, अगर इसमें ऑप्शन ना होता तो सर उसके लिए कन्वर्जन प्रीमियम को सेपरेट आउट किया जाता है, देखा जाता है कि इसमें से कन्वर्जन प्रीमियम कितना शामिल है, तो इस वजह से इसको सेपरेट किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि बॉन्ड की एक्चुअल कितनी वर्थ है। तो कन्वर्जन प्रीमियम को हमने निकाल लिया, सिर्फ 8.45, इसका मतलब ये एक बेनिफिट छुपा हुआ था जो एक बॉन्ड पे मिलता, लेकिन 2 साल के बाद मिलता, आपको 2 साल के बाद की प्राइस पे मिलता। तो सर अगर मुझे पर शेयर निकालना है तो 8.45 पर बॉन्ड है ना, 8.45 पर बॉन्ड है, और एक बॉन्ड के अगेंस्ट कितने मिलेंगे, 25 शेयर्स मिलेंगे। तो मुझे अगर पर शेयर निकालना है तो सर पर शेयर मैं आराम से निकाल लूंगा, ये 0.338 पर शेयर मुझे प्रीमियम मिलेगा, कन्वर्जन प्रीमियम। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। लेकिन ये दोनों कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्टेबल बॉन्ड के रिलेटेड है, कि मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए उसकी, अगर उसमें बेनिफिट वो इंक्लूडेड ना हो तो, कि मिनिमम कितना उसकी वैल्यू है अगर वो बेनिफिट को रियलाइज नहीं करता। और कन्वर्जन प्रीमियम क्या था, कि मैं अपनी मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड में से ये माइनस कर दूं, ये माइनस कर दूंगा, अगर आज कोई बंदा आगे कन्वर्ट करा लेता है, कोई कन्वर्ट करा लेता है, तो उसमें से कितना पोर्शन रह जाएगा, और उस पोर्शन को मैं क्या कहूँगा, कन्वर्जन प्रीमियम, कन्वर्जन प्रीमियम। और अगर उसको मुझे पर शेयर पे डिनोमिनेट करना है तो देख लूंगा इसके अगेंस्ट कितने शेयर्स मिलने वाले हैं, तो उसको मैं डिवाइड कर लूंगा नंबर ऑफ शेयर से, तो क्या होगा सर, मेरे पास पर शेयर कन्वर्जन प्रीमियम आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द FM। वैल्यूएशन को प्रॉपर्ली रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट को देखें, सॉल्व करें चीज़ों को, पास पेपर्स देखें इनके, कोई भी क्लैरिटी ना हो डेफिनेटली देन एंड देयर मुझसे पूछें। I'll try to respond all your queries as soon as possible। मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।